सो वेलकम पीपल, नाउ दिस इज और विजय है और आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे पाठशाला के चैनल में। एंड अब बात करते हैं कि इतनी सारी कंट्रियां थी, इन सभी कंट्रियों को पता था कि ये एक साथ नहीं आ सकते, तो एक साथ आने के लिए इन लोगों ने क्या करा, एक साथ आने के लिए इन लोगों ने शार्क समिट बनाया एक तरीके का। तो शार्क का हेडक्वार्टर आज भी आप देख सकते हैं कर्नाटक क्या कहते हैं नेपाल के अंदर काठमांडू की उसकी कैपिटल है, वहाँ पे इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। साउथ एशियन कंट्री का इसमें डोमिनेंस है। साउथ एशियन कंट्री कौन सी? वही साउथ एशिया की जो कंट्री हैं सारी, जो हम 7-8 कंट्रियाँ पढ़ रहे हैं वही। और यहाँ पे इसके शुरुआती समय के अंदर अभी 8 मेंबर है, लेकिन शुरुआत में इसके 7 थे। इनके जनरल सेक्रेटरी बदलते रहते हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 8 दिसंबर 1985 के अंदर हुई थी। यूपीएससी के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया था कि सार्क समिट जो था उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज़ वाई आप इस पर डेट पे याद रखिएगा कि क्लास 12th का था, लेकिन यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यूपीएससी कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग इन द फ्यूचर फॉर द यूपीएससी एग्जाम, तो आपको यहाँ से बहुत डीपली पढ़ना होगा। क्लास 12th के लिए जितनी भी चीज़ें हैं उनको बहुत डीपली पढ़िएगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि इन फ्यूचर जब आप तैयारी करें तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। और उसके बाद अगर आप ये देखने की कोशिश करें कि 7 कंट्री और 8 कंट्री को मिला के इतना लगभग ये स्क्वायर किलोमीटर के अंदर क्षेत्र फैल जाता है। एस्टिमेटेड डेंसिटी इतनी बताई हुई है, टोटल पॉपुलेशन इतना बताया हुआ है, जीडीपी सभी कंट्रियों का मिलकर 11 ट्रिलियन डॉलर हो जाता है। और मतलब जीडीपी और यहाँ पे नॉमिनल जो जीडीपी है वो ये बताई हुई है कितनी होगी। करेंसी 8 करेंसी ही काम करती है आपस में ट्रेड करने के लिए। तो ये जो शार्क मेंबर बनाया गया था ना, इसमें टोटल कितनी कंट्रियाँ देखिए, इंडिया 1, बांग्लादेश 2, भूटान 3, नेपाल 4, श्रीलंका 5, पाकिस्तान 6, मालदीव 7 और ये आपके अफगानिस्तान 8। शुरुआत में क्या कहते हैं इसका अफगानिस्तान भी पार्ट बन गया था। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कंट्रियाँ इसकी मेंबर बनी हुई है। 9 कंट्रियाँ अभी इसकी ऑब्जर्विंग मेंबर है। 9 कंट्रियाँ बनेंगी या नहीं बनेंगी इन फ्यूचर, उसे हमें देखना पड़ेगा कि हम इन कंट्रियों को साथ में जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया को पता था कि इंडिया कहीं ना कहीं सभी सीमाओं से घिरा हुआ है, तो उसको अपना बिजनेस अच्छा करने के लिए, अपने अच्छे रिलेशन बनाने के लिए कुछ ऐसा ऑल्टरनेट पावर बनाना पड़ेगा। क्योंकि नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सो पैक्ट अलग बन गए, ब्रिक्स अलग बन गया, उसके बाद क्या कहते हैं नेम अलग बन गया, आसियान अलग बन गया, यूरोपियन यूनियन अलग बन गया, लेकिन शार्क भी तो बनना ज़रूरी है जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री होगी। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म साउथ एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी के अंदर आप देख सकते हैं दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो ये चीज़ पेपर के अंदर पूछा गया है, तो आप इस पे फोकस ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये कई बार आपसे पूछा गया है कि इसका फुल नेम बताइए, इसकी फुल फॉर्म बताइए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके टोटल मेंबर कितने हैं, इसको फाउंड कब करा गया था। जनरल सेक्रेटरी बहुत कम पूछे जाते हैं, जनरल सेक्रेटरी समय समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। और इसमें वही कंट्रियां हैं जो अभी आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ ली है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया हुआ है शार्क कंट्री का और आसियान कंट्री के नेम याद रखने का, क्योंकि बहुत से बच्चों को नेम याद रखने में दिक्कत होती है। तो शार्क कंट्री और नेम कंट्री के नाम याद रखने में दिक्कत ना हो, तो आप इसे एम्बेबियस पेन के नाम से याद रख सकते हैं। जिससे आप क्या याद कर पाएंगे, जिससे आप याद कर पाएंगे, रिमेंबर कर पाएंगे कि वो कंट्रियाँ जो शुरुआती समय से क्या कहते हैं शार्क की मेंबर बनी हुई है। जैसे एम से मालदीव, बी से भूटान और बी से बांग्लादेश और एस से श्रीलंका। तो एम्बीबियस हो गया। और पेन का मतलब हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। तो आप इससे याद कर पाएंगे। दूसरा, ये वो कंट्रियां हैं जो आसियान मेंबर थी। तो आसियान की 10 कंट्रियां हैं, तो 10 कंट्री को याद नहीं कर सकते, तो टीवी, बीपी, एमएमएस और साथ में एलआईसी, इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, टीवी का मतलब थाईलैंड, वियतनाम, बीपी का मतलब ब्रुनोई और फिलीपींस, एमएमएस का मतलब मलेशिया, म्यांमार और एस से सिंगापुर। और यहाँ पे एल से लाओस और आई से इंडोनेशिया और सी से कंबोडिया। तो ये एक तरीका है कि शार्क और आसियान कंट्री के अगर आपको देशों के नाम याद रखने, तो आप ये शॉर्टकट तरीके भी अपना सकते हैं, जिससे पेपर के अंदर और आपके एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे भी काम आ सके। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। शॉर्टकट तरीके भी हम बीच बीच में लेते रहेंगे ताकि आपको समझ में आती रही चीज़ें। अच्छा, उसके बाद अगर हम बताएं कि शार्क अगर बनाया गया था, तो शार्क को बनाने का मेन मकसद था क्या? शार्क को बनाने का मेन मकसद यही था शुरुआती समय में कि क्षेत्रीय विकास के लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम बनाया जाए। मतलब एक
इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया जाए साउथ एशिया की कंट्रियों के लिए। इसके लिए बनाया गया था और आपस में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सोशल प्रोग्रेस और इकोनॉमिक ग्रोथ लाया जाए, ये एक अच्छी बात थी। और अपने राज्यों के बीच में आपसी विश्वास और समझ डेवलप करना, मतलब सभी कंट्रियों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनाना, तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। इसी को बनाने के लिए ही इस चीज़ों को करा गया था। तो आप ये देख सकते हैं, इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसीलिए शार्क के स्पेशल ऑब्जेक्टिव को अगर आपको लिखना है तो आप ये लिख पाएंगे। तो ये 8 की 8 कंट्रियाँ ऐसे फॉलो करती है। शार्क का ये सिंबल है। कभी कभार एग्जामिनर अगर आपके जज्बातों से खेल जाए तो आपको बताना होगा कि इसका मतलब हाथ होता है, इसका मतलब बुद्धा आइज होता है, इसका मतलब फिशेस होता है ना। तो ये पूछ लेता है कभी कभार आपसे एग्जामिनर। चांसेस कम होते हैं इन क्वेश्चंस के पूछने के, मैं तो ना के बराबर बोलूँगा कि कभी नहीं पूछा गया है। मतलब सिंबल तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन इनका भी एक मीनिंग है। तो यहाँ पे शार्क एक रीजनल इनिशिएशन के लिए साउथ एशिया की कंट्रियों के साथ एक कॉरपोरेशन को इवॉल्व करता है 1985 से। मतलब आपस में एक क्षेत्रीय, मतलब एक ऐसा कॉपरेशन बिल्डअप करना जिससे आपस में कंट्रियों को कोई दिक्कत ना हो। दूसरा यहाँ पे म्यूचुअल हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग, कहने का मतलब आपसी सद्भाव और साथ में क्या कहते हैं समझ होनी चाहिए आपस में 8 कंट्रियों की। तो ये मेन प्रिंसिपल आ गए, ये सिद्धांत आ गए उन सभी कंट्रियों के। तो ये दो पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि वो इसी की वजह से शार्क जो है, शार्क अगर बनाया गया था तो वो कॉपरेशन के लिए बनाया गया था, इसलिए शार्क की वजह से एक और चीज़ जन्मी, जैसे आपने साफ्टा के नाम से पुकारा। तो साफ्टा शार्क का ही एक पार्ट है, इंटीग्रेटेड पार्ट है, जिसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एंड एग्रीमेंट। तो इसे साफ्टा के नाम से पुकारा गया है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कलेक्टिव इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बिहाफ पे ये कंट्रियाँ जो है आपस में हमें देखने को मिलती है। तो ये जो कंट्रियाँ हैं ये कलेक्टिवली क्या कहते हैं फ्री जोन बनाना चाहती है। जैसे कि हमने क्या कहते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी 2014 के अंदर जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई थी, उसमें हमने थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर इनसे एक अच्छे रिलेशन बनाए थे फ्री ट्रेड के लिए। लेकिन शार्क बनने के बाद जब साफ्टा बनाया गया तो आप देखेंगे फ्री ट्रेड जोन जो है आपस में इन कंट्रियों के बीच में क्रिएट हो रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि शार्क हैज़ अ ऑब्जेक्टिव ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन इट्स मेंबर स्टेट टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन नॉन रीजनल पावर। मतलब शार्क अगर बनाया गया है तो सिर्फ इसलिए बनाया गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जबकि उनकी कंट्री के बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब जो वो कंट्रियाँ कर रही है, जैसे कि क्या हुआ था, भारत ने श्रीलंका के जिस समय पर दिक्कत चल रही तो श्रीलंका के अंदर अपनी पीस फोर्स को भेज दिया था, तो वो गलत था। तो इसीलिए शार्क में ये चीज़ें बातें करी गई कि ऐसा नहीं हो कि आप किसी के इंटरनली अफेयर के अंदर जाएंगे और क्या कहते हैं आप अपनी मनमानी चलाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होगा। तो शार्क इसलिए बनाया गया था, आपको समझ में आ गया होगा। साफ्टा का मैंने अभी आपको बता दिया, 2004 के अंदर ये फॉर्म हुआ था। ये तो 1985 में हो चुका था, ठीक है। जो शार्क था वो तो 1985 के अंदर हो चुका था, ठीक है। लेकिन साफ्टा जो है 2004 के अंदर बना था। इसका मेन मकसद है फ्री ट्रेड जोन जो है पूरे साउथ एशिया के अंदर क्रिएट करना, और यहाँ पे टू सस्टेन म्यूचुअल एंड कोऑपरेशन, मतलब वही बायलैटरल ट्रेड करना जिसमें दोनों को फ़ायदा हो सके, जिसे द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं, वो साफ्टा की वजह से हो पाएगा। तो ये एक चीज़ करने की कोशिश करी गई है, इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। लिमिटेशन पेपर के अंदर आती है और यहाँ बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आते हैं कि अगर शार्क बना है तो इसकी सारी अच्छी बातें, पर कुछ बुरी बातें भी तो होंगी ना। तो बुरी बातें ही क्या है वो हम देखते हैं। तो बुरी बातों में शार्क जो है ग्रोइंग स्लोली बढ़ रहा है क्योंकि पॉलिटिकल डिफरेंसेस है। जैसे कि नंबर 1 हमारा, क्योंकि शार्क में आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है शार्क मेंबर है, लेकिन हमारा उनसे 36 का आंकड़ा रहता है। 36 का मैं 37, 38, 39, 40 भी बोल सकता हूँ, इसका आंकड़ा रहता है, क्योंकि कश्मीर इशू को लेके पाकिस्तान और इंडिया के अपने खुद के इशू बने रहते हैं। इसलिए आप देखते हैं शार्क समिट में कभी कभार मीटिंग्स होती हैं तो वो कैंसिल हो जाती है आपसी डिस्प्यूट की वजह से। तो यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात है। दूसरा, बहुत सारी कंट्री को ये लगता है कि जो इंडिया है ना, इंडिया नेबर्स, इंडिया के जो नेबर्स हैं, मतलब जितनी दूसरी कंट्रियाँ, कौन कौन सी कंट्रियाँ, जैसे मैंने अभी बताया MBBS स्पेन, मतलब ये कंट्रियाँ, इस आई को छोड़ के जितनी भी 7 कंट्रियाँ हैं ना, उनको ये लगा रहता है कि उनका जो क्षेत्रफल है इंडिया का वो बहुत बड़ा है। सो दैट इज़ वो क्या कर सकता है, वो डोमिनेंस कर सकता है पूरे देश के अंदर। तो ये एक इशू रहता है हमेशा। तो यहाँ पे उनको लगता है कि साउथ एशिया के अंदर जो इंडिया है वो डोमिनेंस करता है, तो कहीं ना कहीं फंडेड की वजह से, कहीं ना कहीं फंडेड जो है वो इंडिया ज़्यादा कर देता है,
तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि पड़ोसियाँ जो है नाराज़ हो जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे सार्क सदस्य जो है वो विकासशील है, कम विकासशील देशों में से एक आते हैं जिनके पास धनों की कमी है, और यहाँ पे भारत के पास धन ज़्यादा है उनकी कंट्री के कंपैरिजन में। तो ये एक इशू रहता है कि भारत जो है ज़्यादा फंड रेज कर सकता है सार्क मेंबरी कंट्री के कंपैरिजन में, दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में। तो लेकिन हमें ये जानना होगा कि भारत के अंदर इंडिया का रोल क्या है, क्योंकि अगर हम भारत के अंदर इंडिया का रोल समझ पाएँ तो हमें समझ में आएगा कि इंडिया का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे सभी लोगों को लगता है कि इंडिया जो है अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो क्षेत्रफल में बड़ा है, फंड ज़्यादा कर सकता है, और उनके अपने भी आपसी डिस्प्यूट रहते हैं। लेकिन सही मायने में ऐसा नहीं है। इंडिया ने अपने पक्ष ये रखे हैं कि क्योंकि इंडिया, भारत जो है वो बहुत बड़ा है और आपस में जो कंट्रियां हैं उनकी सीमाएं उनसे टच में है। तो इन फ्यूचर भारत को डर रहता है कि कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, भारत मतलब जो दूसरी कंट्रियां हैं वो किसी दूसरे के साथ अपना सहयोग ना कर ले, एक अपना म्यूचुअल अलायंस ना कर ले। जैसे कि यहाँ पे क्या कहते हैं, जब जो आपका नेपाल है, नेपाल के साथ हमने अच्छे रिलेशन बनाए पर उसने चाइना से क्या कहते हैं दोस्ती कर ली है। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का इशू रहता है कि अगर वो किसी पड़ोसी मुल्क से दोस्ती कर लेगी तो उसमें हमारे को दिक्कत हो सकती है ना। तो यहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे जो पड़ोसी मुल्क है वो हमारा फ़ायदा उठा रहा है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे एक इशू रहता है, इसीलिए हमने ये सार्क बनाया था। और दूसरा, यहाँ पे ये भी लगता है कि अगर भारत जो है जो वो सेंट्रल में, मतलब जो, क्योंकि भारत अगर सभी कंट्रियों से घिरा हुआ है तो आप नोटिस करेंगे कोई भी पड़ोसी मुल्क, जैसे नेपाल है, नेपाल से चाइना ने दोस्ती कर ली और नेपाल ने बोला कि तुम हमारी कंट्री में आर्मी बेस बना लो, जैसे क्यूबा के टाइम पे हुआ था। पाकिस्तान में वो अफगानिस्तान से बोल दे उनसे बना लो, बांग्लादेश में बोल दे रशिया से बना लो। तो इस तरीके से भारत पूरी तरीके से चारों तरफ से घिर जाएगा। तो ये एक इशू ये भी है। तो इसी वजह से क्या कहते हैं, हमें ये समझना होगा कि हमें सभी से अच्छी दोस्ती बनानी पड़ेगी। और इसीलिए भारत चाहता है कि अगर जो भी पड़ोसी मुल्क है ना, जो भी पड़ोसी मुल्क है, अगर उसमें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है तो आप नोटिस करेंगे कि भारत बस उन्हें ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि श्रीलंका के अंदर तमिल इलम के लोगों ने कहा कि हम पूरी तरीके से तमिल लोग श्रीलंका के अंदर एक अपनी अलग ही आज़ादी चाहते हैं। तो 2007 तक आप देखेंगे सिविल वॉर चलती रही। फैमिली मैन 2 के अंदर जो राजी है उसका यही कैरेक्टर बताने की कोशिश करता है। इफ़ यू वॉच दिस वेब सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, उसमें तमिल इलम के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो इसी वजह से भारत ने जो है वो फोर्स भेजी थी और भारत फोर्स भेजता रहता है। जैसे नेपाल का इशू हुआ था, मतलब जो वहाँ के दलाई लामा थे उनको भेज दिया गया था, उनको वहाँ पे मारा जा रहा था, तो हमने उसमें इंटरफेरेंस करा ताकि नेपाल के अंदर सिस्टम सही बन सके। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते तिब्बत के अंदर। तो इसी वजह से भारत बस ये चाहता है। तो ये रोल है उनका किसके अंदर, ये रोल है उनका क्या कहते हैं आपका शार्क के अंदर। तो शार्क समिट ये है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा चीज़ें, ठीक है। आपको बताना यह है कि सार्क समिट की मीटिंग अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि सार्क समिट की मीटिंग जो थी वो कब हुई थी, वो हुई थी आपकी 2014 के अंदर, 27 नवंबर 2014 में। तो ये कौन सी मीटिंग थी भाई, ये मीटिंग थी आपकी कौन सी, 18th मीटिंग थी, यानी कि 18वीं मीटिंग थी। तो क्या इसके आगे अभी तक कोई मीटिंग हुई है? अगर सार्क की कोई मीटिंग हुई है तो कब हुई है, ठीक है, ये कमेंट करना है। और कहाँ हुई है ये भी बताना है, ठीक है। तो इसे ज़रूर लिख लीजिएगा क्योंकि आपके करंट टॉपिक के अंदर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। और इजराइल के अंदर अभी नए पीएम जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो उसे भी ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो, और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें हम इंडिया वाली बुक को कवर करेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कुछ नए अपडेट्स मिलते रहते हैं आपको। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।